अगेन क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। इसमें ऐसा है कि बस पढ़ के आपको पता चलेगा क्या इसमें फ्लॉ है वगैरह, फिर उसका रेक्टिफिकेशन किया गया। देखना ज़रा पढ़ना। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड अ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। हम लोग कौन है यहाँ पे? एक्स लिमिटेड, जो मशीनरी बना के देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? पीओ हो गया। ओके, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, ठीक है। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द असेट, ठीक है लिखा है, इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम लगता है उसको बनने के लिए, वैसा बोला है। द प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन इज 2.5 करोड़। ये क्या हो गया आपका? टीपी। लेकिन ये पूरा टीपी नहीं हुआ, टीपी का एक पार्ट हुआ, बिकॉज उसमें क्या आता है कि टीपी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, सो इट इंक्लूड्स फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, but the amount will be reduced or increased depending upon the timing of the completion of the asset। मतलब एक तो पक्का है, देखो टीपी में क्या पक्का है मालूम है आपका? और 2.5 CR, ये कौन सा वाला है? फिक्स्ड, जो मिलेगा ही मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली फॉर ईच डे आफ्टर 31 मार्च 2001 द असेट इज इनकम्प्लीट, the promise consideration is reduced by 1 लाख। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो भी दिन बोला गया है कि जिस दिन असेट बनना चाहिए वो डेट है 31 मार्च 2011। अगर एक भी दिन का डिले होता है तो हर दिन का कितना जुर्माना या तो पेनल्टी रहेगी? 1 लाख रुपीज। फॉर ईच डे बिफोर 31 मार्च 2011 द असेट इज कंप्लीट, द प्रॉमिस कंसिडरेशन इंक्रीजेज बाय 1 लाख। एकदम सिंपल है, जो भी डेट है 31 मार्च का, उसके पहले बनाओगे तो 1 लाख ज़्यादा देंगे, उसे डिले करोगे तो 1 लाख कम देंगे। तो वेरिएबल कंसिडरेशन प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, जनरली इस वाले कंसिडरेशन के लिए निकालने के लिए कौन सा मेथड प्रेफरेबल होता है? मोस्ट रिलायबल या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू? नहीं समझा क्या? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड ना, कि चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि 20% चांस, 30% चांस, 40% चांस जल्दी होने के या लेट होने के। इन एडिशन अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द असेट थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द असेट एंड असाइन अ रेटिंग। मतलब क्या होगा? पूरा कंप्लीशन होने के बाद, असाइन करने के बाद रेटिंग किया जाएगा कि वो जो मैट्रिक्स बोले गए थे मशीनरी के वो बराबर है कि नहीं, एंड दे आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। If the asset received a specified rating जो बोला गया है, the entity will be entitled to a incentive bonus of 15 लाख। देखो क्या क्या चीज़ मिल रहा है अगर मैं आपको समराइज करूँ तो। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो हम कौन है? सबसे पहले पढ़ना, हम कौन है बताना? XYZ लिमिटेड है। XYZ लिमिटेड, हम किसी कस्टमर को क्या बना के देंगे? तो हम उनको बना के देंगे मशीन, और ये मशीन क्या हो गया अपना? पीओ, एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ये बना के देना है, अगेंस्ट विच यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, और जो आपका क्या रहेगा? टीपी रहेगा, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस को अगर मैं बोलूँ तो वो आपका 3 पार्ट, या तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, बराबर। फिक्स्ड ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है अगर मैं देखूँ? ज़रा बताना क्वेश्चन देख के, कहाँ पे कितना दिख रहा है? 2.5 करोड़ करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 CR। और जो वेरिएबल कंसिडरेशन है इसमें आपके 2 वेरिएबल हैं, कौन से? तो एक है आपका परफॉर्मेंस बोनस, और इसमें भी 2 है आपका, एक्चुअली परफॉर्मेंस बोनस और पेनल्टी। मतलब ज़रूरी क्या ये वाला आंसर पॉजिटिव होगा? नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप काम जल्दी कर रहे हो या डिले कर रहे हो। और बोनस या फिर पेनल्टी कितना रुपया है? तो 1 करोड़ फॉर, सॉरी 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख फॉर 1 डे। जल्दी काम किया एक दिन पहले तो 1 लाख ज़्यादा मिलेगा, लेट किया तो 1 लाख कम मिलेगा।
अच्छा मुझे बताओ ये चीज़ निकालने के लिए क्या देना चाहिए उन्होंने डेटा? प्रोबेबिलिटी देनी चाहिए कितने, और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी किससे कनेक्टेड है, मतलब काम कितना जल्दी होगा वगैरह, कि 10 दिन जल्दी होने के चांसेस, क्या वो दिया है क्या? नहीं. सो वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट, वी कैन जस्ट सजेस्ट द मेथड. अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 20% चांसेस है जल्दी होगा 4 दिन पहले होगा, 30% चांसेस है 5 दिन पहले होगा, फिर कुछ 20% चांसेस है कि 2 दिन का डिले होगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रोबेबिलिटीज कंसीडर की जाएगी. मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है कि अर्ली काम होने के, ये खाली समझाने के लिए है, अर्ली काम होने के आपके 20% चांसेस है और यहाँ पे 30% चांसेस है. कितना दिन जल्दी होने के? 20% चांसेस है कि 2 दिन पहले काम हो जाएगा और 30% चांसेस है कि 5 डेज पहले काम हो जाएगा. ऐसे ही डिले होने का भी है. और 10% चांसेस, 40% चांसेस. डिले होने का 10% चांस है कि 4 दिन से डिले होगा, मैं कुछ भी जो मन में आ रहा है वो लिखते जा रहा हूँ. और डिले और क्या बताए, 3 बचा है तो 3 दिन से डिले होगा, समझाने के लिए है सर. तो उस हिसाब से क्या निकलेगा यहाँ पे, बोनस या फिर पेनल्टी निकलेगा. कि 2 दिन तो यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख. बस ये वाला कैसा रहेगा, निगेटिव, बिकॉज डिले की वजह से पेनल्टी लगेगा. फिर उसका क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी इन चारों का, और फिर एक आंसर आएगा. बट ये डेटा दिया नहीं है, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस. आपको बस सजेस्ट करना है कौन सा मेथड यूज होगा. तो मुझे बताओ ये पेनल्टी और बोनस निकालने के लिए मोस्ट रिलायबल वैल्यू यूज होगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो बस हम लिख देंगे कि ये निकालने के लिए आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू. मार्च के पहले 1 लाख पहले अगर कंप्लीट किया तो सिर्फ 1 लाख विदाउट कंसीडरिंग एनी नंबर ऑफ डेज. हाँ. एंड सेम 1 लाख डिडक्ट होगा अगर बाद में किया तो दो ही मोस्ट रिलायबल. हाँ. आपको क्या लगता है आप जल्दी करोगे या डिले करोगे? तो जल्दी करोगे तो वो 1 लाख रुपए का बुक कर दो, कि जिसके यहाँ पे 2 ही चीज़ है, तो आपको लग रहा है जल्दी हो रहा है, मतलब वो पक्का आपको लग रहा है मिलने ही वाला है करके. इट इज़ लाइक आप 4 साल में कम, एक ही ये है प्रोबेबिलिटी, मतलब 2, मतलब प्रोबेबिलिटी 2 बनेंगे ना, जल्दी होने का एक और लेट होने का एक. तो आपको दोनों में से क्या ज़्यादा गट फीलिंग आता है कि आप डिले करोगे या लेट करोगे? जल्दी करोगे तो पूरा 1 लाख रुपया बुक कर दो, और लेट करोगे तो 1 लाख रुपए का पेनल्टी विदाउट ये प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन में ऐसा बोला है काम जल्दी होने के 60% चांसेस है, काम डिले होने के 40% चांसेस है. इग्नोर दैट 60% चांसेस इसके ना, तो 1 लाख रुपए ऐड कर दो. बाइनरी 2 चीज़ें हैं तो प्रोबेबिलिटी मत लगाओ, और अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या यूज़ करोगे, यू विल अप्लाई द प्रोबेबिलिटी. मुझे बताना उसके बाद और कुछ है क्वेश्चन के अंदर तो है, ये चालू किया था क्या? अच्छा और कौन सा पढ़ना है अभी, क्वेश्चन नंबर 19 में लास्ट पार्ट था. इन एडिशन अपॉन द कंप्लीशन थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द रेटिंग वगैरह बोला था. और कितना रुपया मिलेगा, इंसेंटिव बोनस वर्ड लिख देता हूँ 50, सॉरी कितने का, 15 लाख का अगर आप काम ये करोगे तो जल्दी. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसेंटिव बोनस. ये 15 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है. लेकिन इसके लिए मेथड कौन सा यूज़ होगा वो मुझे पता है. कौन सा यूज़ होगा आपका, मोस्ट रिलायबल वैल्यू मेथड. बिकॉज डेटा आधा अधूरा है, पहला क्वेश्चन कैसा पूरा था वैसा नहीं है, ये आधा अधूरा है. तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको मेथड पूछ रहे कि कौन सा अप्लाई होगा, तो आपको आंसर में लिखना रहेगा खाली फॉर परफॉर्मेंस बोनस और पेनल्टी एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड विल बी यूज्ड, एंड फॉर इंसेंटिव बोनस वी विल यूज मोस्ट रिलायबल वैल्यू मेथड. दैट्स इट. क्या वो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है? नहीं ऐसा तेरे को नींद? हाँ
नहीं होगा, टेस्ट होगा अभी, है ना, पढ़ते जब तक पढ़ सकते। देखो माना चीजें थोड़ी अलग अलग है, मतलब इसमें कैसा है, वैसा नहीं कि एक रिदम है CFS, और इसमें कैसे एक रिदम होता है कि इसके बाद एक क्वेश्चन सेम चीज वापस रिपीट, इसके बाद ये क्वेश्चन सेम चीज वापस रिपीट। इसमें हर एक पॉइंट के बाद कुछ अलग आएगा कि पीओ में 2 चीजें अलग थी, वापस अलग थी, तो वो अच्छा लगता है आपको जिसमें रिपीटेशन होता है। क्यों? बिकॉज 2-3 क्वेश्चन के बाद दिमाग ऑटोमेटिक काम करता है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि वो अभी ऐसे ही 4 क्वेश्चन कराता तो आपको लगता है अभी तो ईजी हो गया ये। जैसा CFS में कैसा था, एक रिदम जा रहा था कि एक एक चीज खाली ऐड होते जा रहा था, इसमें कैसा है एक एक पॉइंट के बाद क्वेश्चन का पूरा यही चेंज हो जाएगा थिंकिंग। मतलब पहले कंस्ट्रक्शन का था, एक वाउचर का था, ऐसा अलग अलग एलिमेंट आने वाले हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस को वो लोग कवर कर रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी भी वैसा है, पर स्टिल यहाँ पे 2 ही रिपीटेशन थे। क्वेश्चन नंबर 20 एक रिपीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, और उसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था बस। अच्छा हाँ, तो बस इसमें आंसर में ही लिखेंगे कि कौन सा, तो यहाँ पे मैंने चेंज करवाया, देखो ये खाली कि डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, यू कैन नॉट कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस बिकॉज यू नीड प्रोबेबिलिटीज, सो अप्रोप्रिएट मेथड फॉर मेजरिंग वेरिएबल कंसिडरेशन, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मेथड करके, क्लियर विद दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, और अगेन थोड़ा ज़्यादा है लेंदी, बट चलो ठीक है, समझते हैं। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ट्रेड डिस्काउंटर उस चीज़ से थोड़ा कनेक्टेड है, देखते हैं आप कितना इसको सही निकालते हो वैसे आंसर। पढ़ते क्वेश्चन इसका डायरेक्टली, ध्यान से जरा देना। मेन इसमें क्या होता है मालूम है, क्वेश्चन आपको पढ़ के पहले दिमाग में याद रखने की क्या क्या चीज़ें भूली गई है, और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है करके। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल अगर आप ध्यान दो करके वैसा। ST लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, तो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल इस दिन पे, टू सेल प्रोडक्ट X, तो ये क्या हो गया, PO फॉर ₹1000। TPE में हमेशा बस ऐसे कर करके बताता हूँ, मतलब नहीं करे तो भी चलेगा, वो हमेशा होता ही है वैसा, फॉर ₹1000 पर यूनिट। अच्छा, तो हम HT लिमिटेड है और हम गुड्स बेचेंगे, इफ़ द कस्टमर परचेसेस मोर देन 100 यूनिट्स of product A in financial year, contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to 900 per unit। अच्छा, एक काम करते, जितना मैंने बोला पहले वो लिख लेते हैं, तो आपको कनेक्ट होने में बेटर रहेगा। एक HT लिमिटेड है और एक कस्टमर है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेड डिस्काउंट से कनेक्टेड है ये। तो पहले कंपनी का नाम HT लिमिटेड, कस्टमर, ओके, HT लिमिटेड कस्टमर। हम कस्टमर को कुछ गुड्स भेजेंगे, ये वादा किया है, और कितना गुड्स भेजेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू सेंड ऑन फर्स्ट अप्रैल 11 को ये किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 अप्रैल 11 को, दैट वी विल सेंड हाउ मेनी यूनिट्स, मैं एक बार रेफर करा देता हूँ यहाँ पे, 1000 प्रोडक्ट X भेजेंगे, जितना भी भेजेंगे 1000 रुपीज़ एक इसका रहेगा, यूनिट का रहेगा। मैं लिख देता हूँ PO क्या रहेगा मुझे बताओ मेरा, व्हाट विल बी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, प्रोडक्ट X को भेजना, उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा, TP, और TP है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिक्स वेरिएबल वैसा नहीं, इस बार दूसरे 2 पार्ट्स है। जो आपका प्रोडक्ट X रहेगा ना, उसके लिए कितना रुपया देगा सामने वाला, तो जनरली देखो क्या लिखा है, कितना रुपया लिखा है 1000, बट आगे लिखा है इफ द कस्टमर परचेसेस मोर देन 100 यूनिट्स, तो वो अपने से ज़्यादा खरीद रहा है, तो उसको बोला नॉर्मली हम तेरे से 1000 रुपया लेंगे इस प्रोडक्ट का, लेकिन अगर तू 1 साल में जब भी 100 के ऊपर खरीदेगा, वैसे ही तूने जो पहले की चीज़ें खरीदे ना, वो भी तेरे को हम 900 का रेट दिलवाएंगे, तेरे को क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, या फिर दूसरे वाले यूनिट में वो पैसा एडजस्ट कर देंगे। समझता है ये चीज़ कि ओके। तो यहाँ पे लिखा है द कस्टमर स्पेसिफाइज दैट
The contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to 900. Consequently, the consideration in the contract is क्या है यहाँ पे वेरिएबल, मतलब कोई फिक्स नहीं हो, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो सीधा जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो दो पार्ट में है, दो पार्ट आपने इसे बनाया अभी। तो यहाँ पे पहला रहेगा इफ कस्टमर buys लेस देन 100, और इधर क्या आएगा इफ कस्टमर buys एक बार इक्वल टू ग्रेटर देन क्या है मोर देन, ठीक है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 100 और बाइज यहाँ पे है ग्रेटर देन 100 ये यूनिट्स है। अच्छा मुझे बताओ कस्टमर बाइज लेस देन और इक्वल टू 100, तो प्राइस कितना रहेगा पर यूनिट 1000 पर यूनिट। लेकिन वो जैसे ही ये खरीदता है तो 900 पर यूनिट हो जाएगा, और ब्रैकेट में एक वर्ड लिखना रहेगा कौन सा रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले वालों चीज़ों का भी 900 रुपये चार्ज हो जाएगा। अब कंपनी को पहले दिन क्या करना पड़ेगा एस्टिमेशन, कि ये जनरली 100 के ऊपर खरीदेगा या 100 से नीचे। कंपनी सोचता है कि सामने वाला 100 से ऊपर खरीदने ही वाला है, हमेशा सालों से खरीदते आ रहा है, तो पहले दिन से ही कौन सा लग जाना चाहिए 900। ऑन वेरी फर्स्ट डे टू whom you are selling, you already know that based on past experience that fellow buys greater than 100 units, so it is always preferable if you charge 900 because it doesn't make any sense to record 1000 then to reverse it. But on very first day if you are estimating that that fellow is going to buy less than 100 for sure, वो 20-25 ही खरीदते रहता है, तो you are going to record revenue for 1000 per unit। समझता है ये चीज़? तो अकॉर्डिंगली इफ आई रीड ओवर हियर, देखते कंपनी का इंटेंशन क्या है। इससे कोई क्लैरिटी नहीं आती कि क्या है, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा एस्टिमेट क्या करता है कंपनी। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30th June 2011, मतलब 3 महीने खत्म होते हैं अप्रैल के बाद, and we came to know that the entity sells only how many units 10 of product A to customer. The entity estimates that customer purchases will not exceed 100 units threshold required for a volume discount। volume मतलब ज़्यादा खरीद रहा है तो होलसेल वाला डिस्काउंट के लिए इन द फाइनेंशियल ईयर। तो मुझे बताओ कंपनी क्या सोच रही है, 100 से खरीदेगा ज़्यादा या नहीं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो उस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू 1000 पे बुक करेगा या 900 पे? 1000 पे बुक करेगा, ठीक है। तो ये साइन समझता है वैसे, ये क्या लिखा है लेस देन, तो ठीक है लेस देन 100 यूनिट्स। नहीं कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए तो बोला एक बार लिखने से पहले मैं ऊपर भी लिखने वाला था, फिर सोचा नहीं लिखूं करके। अच्छा ट्रांजैक्शन प्राइस इज ट्रांजैक्शन प्राइस एज कंपनी एक्सपेक्ट्स, ट्रांजैक्शन प्राइस ये वाला रहेगा 1000, बिकॉज कंपनी क्या सोच रहा है लेस देन 100 जाने वाला यूनिट्स। उस हिसाब से मुझे बताओ 30th June 2011 जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, कितना यूनिट्स हमने बेचा है? सबसे पहले क्वेश्चन रेफर करो और मेरे को बताओ कितना यूनिट्स बेचा है? 10। वी सोल्ड 10, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट कंपनी शुड बुक? 10 into 1000, दैट इज 10 into 1000, 10,000, ठीक है। 10 units and we will charge this price into 1000, that is 10,000। ये बुक करना चाहिए कंपनी को। बट अगेन ज़रूरी है क्या जो कंपनी ने सोचा रहेगा वही होगा? देयर कैन बी अ चेंज इन एस्टीमेट, तो हम देखेंगे यहाँ पे।
अच्छा पढ़ो आगे. ST Limited determines that it has a significant experience with this product and with the purchasing pattern of the customer. मतलब सालों से ये खरीद रहा है और हमें पक्का पता है कि कभी भी 100 के ऊपर नहीं खरीदेगा करके. ठीक है. Thus ST Limited concludes that it is highly probable that significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized will not occur when the uncertainty is resolved. खाली पकड़ घुमा फिरा के दिया है. कंक्लूजन अगर मैं आपको वापस पढ़ाऊँ आराम से तो कुछ है नहीं उसके अंदर, वापस पढ़ो चाहिए तो आराम से. ST लिमिटेड सोचता है, कंक्लूड करता है दैट इट इज़ हाईली प्रोबेबल, मतलब जिसके ज़्यादा चांसेस है. किसके ज़्यादा चांसेस है? दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द क्यूमुलेटिव अमाउंट, मतलब जो आपने 1000 रिकॉर्ड किया है उसमें रिवर्सल होगा. इसके चांसेस कितने हैं देखते हैं. विल नॉट अकर, मतलब रेवेन्यू रिवर्स होने के चांसेस कम है. मतलब पढ़ के वो समझता है, वो थोड़ा ये है कि वापस पढ़ो या समझा? वो समझा. व्हेन द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व, मतलब अभी तो पता नहीं, लेकिन जब वो एक टाइम के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसने कितना खरीदा, तो जब फ्यूचर में जाके सर्टेन चीजें हो जाएंगी तब हमें पक्का पता है कि रिवर्सल नहीं होने वाला, सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा करके. वैसा आगे फर्दर इन मे मतलब अप्रैल के बाद में 1 महीने बाद. तो यहां पे क्या लिखा है? द कस्टमर एक्वायर्स अनदर कंपनी एंड इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 30th September 2011. समझ में आता है? सेकेंड क्वार्टर और 3 महीना खत्म हुआ, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर. यहाँ पे बोला है द एंटिटी सेल्स एन एडिशनल 50 यूनिट्स, और 50 यूनिट बेचा है टू प्रोडक्ट ए टू कस्टमर इन द लाइट ऑफ द न्यू फैक्ट. उसने क्वार्टर 1 में 10 खरीदा था, तब हमें लग रहा था और पास का एक्सपीरियंस भी था कि 100 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा. क्वार्टर 2 में उसने अचानक से कितना खरीद लिया? 50. अब ये क्यों खरीदा? तो देखो, अगर मैं वापस पढ़ूँ, मैंने जोर नहीं दिया लेकिन आप ध्यान से पढ़ो, तो वापस मे वाली चीज़ पे पढ़ो. फर्दर इन मे 2011, बिकॉज जब तक मैं बोल के वापस आपको ना समझो उसको सोचोगे ही नहीं, वैसा है. फर्दर इन मे 2011 द कस्टमर एक्वायर्स अनदर कंपनी. इसका मतलब उसने किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया और उसकी वजह से हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ गई. जनरली जब कस्टमर का छोटा बिजनेस था वो कम लेके जाता था, लेकिन उसने कोई दूसरा बिजनेस खरीद लिया है और उसकी वजह से ये हुआ है कि वो बिजनेस खरीदने की वजह से अभी क्यूमुलेटिवली एक बड़ा कंपनी हो गया है, तो उसके रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, तो अभी हम लोग से ज़्यादा खरीद रहे हैं. और वो कितना खरीद रहा है? तो यहाँ पे बोला गया है इन द लाइट ऑफ द न्यू फैक्ट. न्यू फैक्ट मतलब कौन सा? जो उसने एक्वायर किया है वो. द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट कस्टमर परचेसेस विल एक्सीड 100 यूनिट्स थ्रेशोल्ड. उसने में एक्विजिशन किया था, वो हमें नहीं पता था, जून तक वो 10 ही लेके गया था, फिर भी और अचानक से वो सितंबर के एंड तक 50 लेके गया है. और वो क्यों लेके गया? तो उसका रीज़न है कि उसने एक्विजिशन किया है. सो उसके हिसाब से हमारे एस्टिमेशन भी क्या हो गए अभी? चेंज. और हमें लगता है वो पक्का लेके जाएगा 100 के ऊपर, बिकॉज सेकेंड क्वार्टर खत्म होने से मतलब 6 महीने में उसने 60 लेके गया है. अचानक से एक ही क्वार्टर में उसको 50 की जरूरत पड़ेगी, मतलब आने वाले में भी जरूरत पड़ेगी करके. The financial year customer will purchase exceed the financial year and therefore it will be required to retrospective क्यों? बिकॉज वो पहले ही दिन बात हुई थी. Price per unit will be 900. Determine the amount of revenue to be recognized by ST Limited for the quarter ended 30th September and 30th. तो सबसे पहले मुझे ये बताना, क्या जून का जब रिपोर्टिंग बन गया रहेगा, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह, तब तो कुछ पता नहीं था, तब बुक हो गया था रेवेन्यू. अब कैसे एडजस्ट होगा? क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस. क्यूमुलेटिव मतलब मैंने अभी भी बताया था कि अभी तक कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए. मुझे बताओ क्वार्टर 2 तक कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए? क्वार्टर 2 इन द सेंस आपका बोलोगे आप 30th ही होगा ये, सितंबर. मुझे बताओ कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए? हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव सोल्ड? 60 टिल डेट. आई एम सेइंग क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2, अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2, यू हैव सोल्ड 60 एंड इट शुड नॉट बी 1000 नाउ, इट शुड बी 900 बिकॉज देयर इज चेंज इन एस्टिमेशन दैट. तो उसके हिसाब से कितना आता है?
दिस इज Q1 प्लस Q2 का रेवेन्यू लेस रेवेन्यू recognized in Q1 10,000. So now we will record only 44,000 as revenue to be recorded because वहाँ पे जाके तो वो स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड और पब्लिश है. तो नाउ वी विल जस्ट से कि क्यूमुलेटिव के हिसाब से कि पहला इतना रिकॉर्डेड था, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो बुक करना है वो बुक करेंगे. 2 क्वार्टर का 54,000 बनता है, 2 क्वार्टर में से 10,000 ऑलरेडी बुकड है Q1 में, तो अभी 44 जाएगा. That is revenue to be recognized in Q2, that is Q2. लिख लो. ये पूरा लिखा है या बाकी है पूरा? यहाँ से बाकी है. अच्छा, एक चीज़ और मैंने बोला नहीं था, बस मैं एक समझा देता हूँ. अभी वो क्वेश्चन में आएगा तो इसलिए मैं अभी समझा देता हूँ. सुनो, आप कोई कंपनी का सेट मैनेजमेंट वगैरह करते हो, फंड मैनेजर हो म्यूचुअल फंड में वगैरह, तो आपको आपकी सैलरी मिलती है. उसके बाद आपको कुछ मार्केट के हिसाब से उसके ऊपर अगर आपने ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया, मार्केट जो नॉर्मल रेट है उसके हिसाब से, तो उसके ऊपर जो कमा के दोगे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, तो कम मतलब उसका कुछ परसेंटेजेस मिलेगा कि मार्केट रिटर्न नॉर्मली 11% है और आपने 15% का रिटर्न दिया कंपनी को, तो जो 4% एक्स्ट्रा कमा के दिया उसमें से कुछ X% आपको दिया जाएगा. तो इसमें भी जो फंड मैनेजर उसके लिए रेवेन्यू 2 हो गए, एक फिक्स्ड सैलरी जो रहेगी और एक ये जो वेरिएबल कंसिडरेशन जो कमीशन दिया जाएगा. समझता है? नाउ द क्वेश्चन इज, जो कमीशन रहेगा, मान लो वो जो फंड मैनेजर है उसको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एनालिसिस किया है. अब वो जो कंसिडरेशन एक फिक्स्ड है सैलरी, वो तो ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल वाली कंसिडरेशन है कि मार्केट के ऊपर जो कमा के देगा, वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है या नहीं है. मतलब उसको आज बुक करना चाहिए ट्रांजैक्शन प्राइस में या नहीं करना चाहिए उस सर्विसेज के लिए. ट्रांजैक्शन प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कंसिडरेशन आएगी सैलरी प्लस वेरिएबल में कुछ वैल्यू आएगी या जीरो आएगी. कुछ समझा पहले मैंने बोला? रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या तुम बोलोगे कि जो वो बोलेगा वही होगा? इट डजेंट मैटर उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, बट इट डजेंट मीन कि आप जो बोलोगे हमेशा वो होगा. देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज मार्केट इज नॉट इन योर कंट्रोल. आपका परफॉर्मेंस आपके कंट्रोल में है, लेकिन मार्केट का परफॉर्मेंस आपके कंट्रोल में नहीं है. बिल्डिंग बना नहीं है, आप सालों से बना रहे हो तो आपको पता है, यू कैन क्वाइट, मतलब सालों से बना रहे हो तो 4 साल में बना ही दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मार्केट में अगर वो बोलता है कि मेरे को पक्का इतना रुपया मिलेगा ही, मैं इतना कमा के दूंगा, तो कोई पक्की बात नहीं है, वो कम ज्यादा ही होगा, तो श्योरिटी नहीं है उसके अंदर. तो वो क्या माना जाना चाहिए? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मतलब देयर इज अ चांसेस कि रिवर्सल हो सकता है, एंड देयरफॉर वेरिएबल कंसिडरेशन क्या आ जाएगा? 0. मैंने एक एग्जांपल कौन सा लिखाया था? नया प्रोजेक्ट है तो. और उसका दूसरा एग्जांपल कौन सा हो गया? अगर आपका असेट का आप मैनेजमेंट करके दे रहे हो और उसके लिए जो वेरिएबल मिल रहा है वो.
एक क्वेश्चन है खाली, तो वो मैंने मतलब अब वही चीज़ वापस रिपीट होगा, तो 2 बार होगा तो दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा और कुछ नहीं। अब सेम क्वेश्चन है वो इधर, क्वेश्चन 23 और लिखा गया है on 1st April 2011 an entity enters into a contract with the client, entity है हम, with the client to provide asset management services for 5 years। तो हम एक entity है, हम asset management की services देते हैं। The entity receives a 2% quarterly management fee based on the client's assets under management at the end of each quarter। तो हर क्वार्टर के एंड में उसने जितना भी असेट का मैनेजमेंट किया रहेगा उसके ऊपर उसको 2% मिलेगा। ये तो पक्का है कि जितना भी उसका असेट का मैनेजमेंट करेगा उसका 2% उसको मिलेगा। उसके बाद आगे एट 31 मार्च 2012 द क्लाइंट्स असेट्स अंडर मैनेजमेंट आर 100 करोड़ का उसको असेट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो उसके ऊपर उसको कितना कमीशन पक्का मिलेगा? 100 करोड़ का 2%। तो ये फिक्स्ड है जो उसको मिलेगा ही, जितना वो मैनेज कर रहे हैं। इन एडिशन द एंटिटी, हम एंटिटी है हमेशा याद रखना, रिसीव्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है जो वेरिएबल होता है, फी ऑफ 20%, उसको 20% का कुछ इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन 20% किसका? तो 20% ऑफ द फंड्स रिटर्न इन एक्सेस ऑफ रिटर्न ऑफ ऑब्जर्वेबल मार्केट इंडेक्स ओवर 5 ईयर। मतलब 5 साल में जो मार्केट का रिटर्न ऑब्जर्वेबल आता है इंडेक्स, उसके ऊपर जो कमा के देंगे उसका 20%। मैं कुछ बोल रहा हूँ वो समझ में आता है? एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मार्केट रिटर्न लेटर से 15% है ऑब्जर्वेबल 5 ईयर्स का, और उसके ऊपर मान लो एंटिटी को वो कमा के दे रहा है 20%, तो 5% ज़्यादा कमा के देगा, तो 5% का जो भी रेवेन्यू जमा हो रहा है उसका 20% उसको दिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली बोथ द मैनेजमेंट फी, जो उसको एक फिक्स 2% मिलेगी जो 100 करोड़ के असेट की है जो मैनेज कर रहा है, प्लस उसके ऊपर वो जो कमा के देगा उसके ऊपर भी उसको कुछ पैसा मिलेगा। परफॉर्मेंस फी विच इज़ 20% ऑफ मार्केट का रिटर्न माइनस, या तो जो उसने रिटर्न दिया माइनस मार्केट का रिटर्न, उसका उसको 20% का दिया जाएगा। आर इन द कॉन्ट्रैक्ट आर वेरिएबल कंसिडरेशन, ये दोनों भी ये है वेरिएबल है। एंड एनालाइज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, उसमें से ये तो देखो ये तो पक्का है, भले वो वेरिएबल बोले लेकिन ये पक्का है कि मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उससे पैसा ले लिया जाएगा, उसने इतना संभाला है। लेकिन ये वाला चीज़ क्या रहेगा? वेरिएबल है, लेकिन वो कौन सा है? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल इज देयर बिकॉज मार्केट का परफॉर्मेंस इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड यू कैन नॉट श्योरली से कि ऐसा ही होगा करके, कुछ भी कभी भी हो सकता है वैसा। तो बस वो लिखना है कि एनालाइज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा मुझे बताओ? 100 करोड़ का बस 2 करोड़, और वो इग्नोर किया जाएगा, बस इतना लिखना है। और एक चीज़ बस ये समझना, यहाँ पे ये 31 मार्च को बोला है बराबर, और यहाँ पे ये अप्रैल है, और आपका आगे यहाँ पे 2% वगैरह किधर लिखा है? ये 2% क्या लिखा है? ये क्वार्टरली मैनेजमेंट फी, मतलब अगर क्वार्टर वाइज बोले तो ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन, ये अगर एक क्वार्टर का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 करोड़ इंटू 2%, ये एक साल का नहीं है, ये क्वार्टर का है करके बस। तो इसमें आपको लिखना रहेगा कि ट्रांजैक्शन प्राइस इज इक्वल टू और वो इग्नोर किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये एक पार्ट भी कंप्लीट होता है, ये लिखना नहीं है क्या? थोड़ा सा खाली इतना, मतलब मैं नोटबुक में इसलिए लिखने बोलता हूँ बिकॉज आप घर पे रेफर करोगे तो नोटबुक रेफर करोगे तो आपको पता रहेगा कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आता है करके। आप ऐसा थोड़ी चालू करोगे कि टेक्स्ट बुक में देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है फिर 2 करना, आप शुरू करोगे नोटबुक से, तो नोटबुक में एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर तो लिख के रखो कि, और इतना आंसर।
और वो जो आपका इंसेंटिव फी था अगर लिखना हो, इंसेंटिव फी सब्जेक्ट टू constraint, hence not recorded, hence not included in TP. बोलो आगे पढ़ना है या टेस्ट लेना है? जैसा पढ़ना है तो और 1 घंटा पढ़ सकते हैं, पढ़ते? चलो तो इसके बाद 2 बजे तक पढ़ते, फिर 2 से 3 टेस्ट रखते हैं। क्या हुआ? 1 सेकंड में बंद कर देता हूँ।